हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर की दो दिग्गज कंपनी जो कि ओलियो केमिकल के सेगमेंट से बिलोंग करती है, फेयरकेम ऑर्गेनिक्स एंड फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे तथ्य हम जानेंगे जिनके बारे में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स एंड यूट्यूबर्स जो है ज़रा सा कंफ्यूज रहते हैं। थोड़ा सा इन दोनों के बिजनेस पे थोड़ा सा स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं स्टॉक की मूवमेंट को। तो स्टॉक जो है लगभग पिछले 2-3 दिन से लगभग भाग रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो 1150 का इसका सपोर्ट था, वहाँ से लेकर जो आज 2 जून तक का मूव है, 2 जून तक लगभग ये 16% का मूव दे चुका है। 16% की तेज़ी, 16.47% की तेज़ी इसमें हमें दिखाई दी है, जिसका कारण है इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो देखिए दोस्तों, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है पिछले क्वार्टर में काफ़ी बेहद ख़राब आए थे। इसी वजह से ये धूल चाट रहा था, लगभग 62% के आसपास टूट चुका था। लेकिन अगर इस क्वार्टर हम देख लेते हैं इसके रिजल्ट एक बार। देखिए दोस्तों, कंपनी का रिजल्ट आपके सामने है। तो जो कंपनी का रिजल्ट है वो आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हो। जो वाई ऑन वाई बेसिस पे है, सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। बिल्कुल ग्रीनरी तो है, लेकिन बिल्कुल ज़रा ज़रा सी है। बिल्कुल थोड़ी सी ग्रीनरी आपको दिखाई देगी, वो भी एबिट इनकम, नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस में। लेकिन सेल्स अभी भी वाई ऑन वाई बेसिस पे डाउन है। लेकिन अगर आप क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखोगे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बिल्कुल ही टूट चुका था, बिल्कुल सब कुछ टूटा पड़ा था। चाहे सेल्स की बात हो, चाहे जो है एबिट इनकम की बात हो, नेट प्रॉफिट की बात हो, ईपीएस की बात हो, बिल्कुल एबिट इनकम और नेट प्रॉफिट तो बिल्कुल ही टूट चुके थे। अगर ईपीएस, इन तीनों को आप देखो तो ये बिल्कुल टूटे पड़े थे। तो स्टॉक भी उसी हिसाब से टूट चुका था। स्टॉक भी लगभग 62% के आसपास नीचे गिर चुका था। लेकिन इस क्वार्टर आप देखोगे, इस क्वार्टर हमें जो है काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई दी है। इस क्वार्टर आप देख सकते हो, जो दिसंबर क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो जो एबिट इनकम है वो 3.67 से बढ़कर 19.2, एंड प्रॉफिट्स में भी काफ़ी अच्छा जंप है, और एबिट ईपीएस में भी काफ़ी अच्छा जंप है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी का स्टॉक चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की अर्निंग की वजह से ही चलेगा, वरना दुनिया की कोई भी ताकत स्टॉक के प्राइस को, शेयर के प्राइस को ऊपर नहीं ले जा सकती। सिर्फ जो कंपनी की अर्निंग्स हैं वही ऊपर ले जा सकती है। हाँ, गुड न्यूज़ की वजह से थोड़ा बहुत भाग सकता है, लेकिन वो तेज़ी सस्टेन नहीं कर पाएगी। लेकिन जो परमानेंट तेज़ी है वो रिजल्ट की वजह से ही आएगी। तो चलो देखते हैं कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस के बारे में कि दोस्तों ये कंपनी क्या है। जो भी वेजिटेबल ऑयल रिफाइनिंग मिल्स है, उनमें जो वेस्ट जनरेट होता है या फिर जो बाई प्रोडक्ट बनता है, उससे ये कंपनी जो है जो ओलियो केमिकल बनाती है। और इस बिजनेस मॉडल में ये कंपनी जो है परफेक्शन गेन कर चुकी है। तो जो है ये कंपनी जो है लो कॉस्ट रॉ मटेरियल से ओलियो केमिकल बनाती है। इसलिए जो है इस कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा आते हैं। तो इस वजह से जो है इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी जो है काफ़ी इस बात से प्रभावित होकर भी काफ़ी इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्योंकि जो इसका रॉ मटेरियल है वो एक लो कॉस्ट मटेरियल है। क्योंकि जो है वो एक बाई प्रोडक्ट है, या फिर वो जो है वेस्ट है इन रिफाइनिंग ऑयल मिल्स का। तो उस हिसाब से कहा जा सकता है कि वो जो इसका रॉ मटेरियल है वो काफ़ी सस्ता है। तो उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है अच्छे हो सकते हैं। तो कई इन्वेस्टर्स यही सोचकर इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। देखिए दोस्तों, ये कंपनी जो है मेनली दो केमिकल बनाती है। एक तो न्यूट्रास्यूटिकल केमिकल, और दूसरा अगर बात करें तो ओलियो केमिकल। ठीक है। तो ओलियो केमिकल में ये कंपनी जो है 99% इसका जो बिजनेस है वो ओलियो केमिकल का ही है। लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल भी ये कंपनी बनाती है। तो न्यूट्रास्यूटिकल में एक मतलब मैं आपको दिखाऊं तो न्यूट्रास्यूटिकल में ये कंपनी जो है मिक्स्ड टोकोफेरोल एंड स्टीरोल कंसनट्रेट्स बनाती है। मिक्स्ड टोकोफेरोल्स एंड स्टीरोल कंसनट्रेट बनाती है। और ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ये जो है नेचुरल विटामिन ई बनाने में यूज़ किए जाते हैं। बाकी आप इन सबको पढ़ सकते हैं कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। और इन केमिकल्स को बनाने में ये कंपनी इंडिया में जो है डोमिनेंट मैन्युफैक्चरर है, मिक्स्ड टोकोफेरोल एंड स्टीरोल्स कंसनट्रेट इन इंडिया। तो
ओलियोकेमिकल के बारे में हम बात करें तो ओलियोकेमिकल किससे बनाए जाते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल फैट्स हैं उनसे बनाए जाते हैं जो ओलियोकेमिकल होते हैं। और वो क्या होते हैं, वो जो पेट्रोकेमिकल हैं उनके जो है अनालोगस होते हैं, यानी उनके सिमिलर होते हैं, बिल्कुल उनका ही काम कर सकते हैं वो। तो जैसे हमने फाइन ऑर्गेनिक का बिजनेस मॉडल पढ़ा था तो उसमें हमने बात की थी कि जो शिफ्टिंग चल रही है कि जो भी कंपनीज हैं, जो भी क्लाइंट्स हैं, वो सभी क्या है पेट्रोकेमिकल से ओलियोकेमिकल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये इको फ्रेंडली होते हैं। तो जो है शिफ्टिंग चल रही है तो इसका फ़ायदा इस कंपनी को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, इन दोनों कंपनीज के बिजनेस मॉडल लगभग थोड़ा डिफरेंट हैं। हाँ, हालांकि जो इनका सेगमेंट है वो ओलियोकेमिकल का ही है, लेकिन अगर बात की जाए तो 99% बिजनेस जो है फेयरकेम ऑर्गेनिक का ओलियोकेमिकल्स में है, एंड जो फाइन ऑर्गेनिक है वो ओलियोकेमिकल बेस्ड डेरिवेटिव्स बनाती है। इसके बारे में हम थोड़ा आगे चलकर बात करेंगे। 3 प्रकार के एसिड बनाती है। पहला एसिड जो है डाइमर एसिड बनाती है, डाइमर एसिड, जिसमें ये कंपनी जो है ओनली कंपनी है इंडिया में जो सिर्फ डाइमर एसिड बनाती है। इसके अलावा कोई और दूसरी कंपनी नहीं है जो डाइमर एसिड बनाती हो। तो अगर दूसरे केमिकल के बारे में बात करें तो दूसरा केमिकल लिनोलिक एसिड जो है वो जो है, देखिए आप यहाँ पर देखोगे इस कंपनी के जो इसमें यहाँ इस सेगमेंट में अगर आप देखोगे यहाँ तो हर सेगमेंट में आपको लिखा मिलेगा कि वन ऑफ लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लिनोलिक एसिड। तो जो है ये इसका जो रॉ मटेरियल, जो मैंने पहले बात की वही बात है कि जो है इसका जो रॉ मटेरियल है वो वेस्टेज है या फिर जो है बाई प्रोडक्ट है रिफाइंड ऑयल मिल्स जो होती है उनका। तो वो एक लो कॉस्ट रॉ मटेरियल होता है। तो इसमें हर जगह आपको यही लिखा मिलेगा। तो ये क्या करती है, काफ़ी सस्ता इसको मिल जाता है ये। तो इसी वजह से जो है काफ़ी इन्वेस्टर यही सोचकर इसमें इन्वेस्टेड हैं। देखिए दोस्तों, डाइमर एसिड के बारे में और क्या लिखा हुआ है, तो डाइमर एसिड के बारे में लिखा हुआ है कि जो कंपनी है वो जो है चीपर मटेरियल से इसको बनाती है, रिलेटिवली चीपर जो रॉ मटेरियल है उससे इसको बनाती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो, लेकिन दूसरे अगर जो बनाते हैं, दूसरी जो कंपनी बनाती है वो वर्जन वेजिटेबल ऑयल से बनाती हैं, यानी और टाल ऑयल से बनाती हैं, जो कि वुड पल्प से बनाया जाता है टाल ऑयल जो होता है। तो दूसरी जो कंपनी है वो तो जो है उनका रॉ मटेरियल काफ़ी महंगा होता है, लेकिन ये कंपनी जो है ये कंपनी चीपेस्ट रॉ मटेरियल मैंने जो आपको बताया वेस्टेज और जो बाई प्रोडक्ट है उससे बनाती है। डाइमर एसिड में ये कंपनी केवल इंडिया में यही कंपनी है जो ये एसिड बनाती है। और अगर दूसरे एसिड की बात करें तो दूसरा एसिड लिनोलिक एसिड है। ये भी है लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लिनोलिक एसिड। यही कंपनी जो है लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर है लिनोलिक एसिड की, और ये भी जो है रिलेटिवली चीपर रॉ मटेरियल से ही बनाया जाता है। और जो इसका सब्स्टिट्यूट है वो क्या है, प्योर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल है। देखिए दोस्तों, फाइन ऑर्गेनिक्स एंड फेयरकेम ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स क्या करती है, जो सोयाबीन ऑयल है प्योर उससे ओलियोकेमिकल बनाती है, लेकिन जो फेयरकेम ऑर्गेनिक है वो किससे बनाती है, चीपर लो मटेरियल यानी वेस्टेज और बाई प्रोडक्ट से बनाती है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। वो कंपनी जो होती है पाम ऑयल, सोया ऑयल जो प्योर वर्जिन होते हैं उनसे ओलियोकेमिकल बनाती है, लेकिन जो ये फेयरकेम ऑर्गेनिक है ये लो कॉस्ट रॉ मटेरियल जो बाई प्रोडक्ट होता है या तो रिफाइंड ऑयल इन ऑयल कंपनीज का या फिर जो है वेस्टेज होता है उससे बनाती है। तो आगे अगर एसिड देखें तो ये कंपनी मोनोमर एसिड बनाती है और इसके अलावा डिस्टिल्ड फैटी एसिड बनाती है। इनके ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, अगर मैं पूरा पढ़ के आपको सुनाऊंगा तो वेब सीरीज बन जाएगी। और इन केमिकल की भी ये क्या है, वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर विद सिग्निफिकेंट लो कॉस्ट मटेरियल। आपको हर जगह लिखा मिलेगा ये सिग्निफिकेंट लो कॉस्ट मटेरियल, क्योंकि ये कंपनी जो है लो कॉस्ट मटेरियल से ही जो है अपने प्रोडक्ट अपना ओलियोकेमिकल बनाती है। देखिए दोस्तों, दूसरी कंपनी फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि देखिए हमने देखा कि जो फेयरकेम ऑर्गेनिक्स है वो सिर्फ ओलियोकेमिकल बनाती है, ओलियोकेमिकल के बिजनेस में डील करती है। 99% बिजनेस ओलियोकेमिकल्स का है। और दूसरी कंपनी फाइन ऑर्गेनिक की बात करें तो वो ओलियोकेमिकल के डेरिवेटिव्स में काम करती है। तो डेरिवेटिव्स की अगर यहाँ पर आप थोड़ी सी डेफिनेशन देखो तो देखिए, मैं आपको केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस थोड़ा सा डेरिवेटिव के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेरिवेटिव क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जो कि आइडेंटिकल कंपाउंड होता है, बिल्कुल
उसके इक्वल होता है, बस फ़र्क कितना सा होता है उसमें जो है केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसका एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम वो चेंज कर दिए जाते हैं, बस इतना सा ही फ़र्क होता है। अगर इसको मैं दिखाऊं एस्टर्स के एग्जांपल से, जो एस्टर्स का जो फार्मूला होता है वो ये फार्मूला होता है RCOO, जिसमें R जो है वो एल्काइल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर जो है R को रिप्लेस कर दिया जाता है हाइड्रोजन के साथ। जैसे हम देखें, ये रहा, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है। जिसके पास केमिस्ट्री है, MSc केमिस्ट्री वगैरह जो भी केमिस्ट्री के होल्डर हैं उनको मालूम होगा अच्छे से। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है। इसमें जो है H को रिप्लेस कर दिया जाता है, जो हाइड्रोजन एटम है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एल्काइल ग्रुप से, जिसके बाद जो है एस्टर्स बनाए जाते हैं। तो जो डेरिवेटिव वही होते हैं। तो यही काम जो है फाइन ऑर्गेनिक करती है, ओलियोकेमिकल से ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाती है। यानी जो है फाइन ऑर्गेनिक्स जो है ओलियोकेमिकल के डेरिवेटिव्स में काम करती है, ना कि ओलियोकेमिकल में काम करती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो अगर देखो ये और भी डीप हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है फिर एंट्री बैरियर्स आ जाते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स में, क्योंकि डेरिवेटिव में जो है कोई इजीली एंट्री नहीं कर सकता। वहाँ पर जो काफ़ी एंट्री बैरियर्स होते हैं, जिसकी बात मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में की है। जो फाइन ऑर्गेनिक्स के वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं उसमें सारी बातें मैंने ऑलरेडी की हुई हैं। बार बार उन बातों को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। फाइन ऑर्गेनिक्स पे डिटेल के लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हो। वहाँ पर जो एंट्री बैरियर्स हैं उनकी मैंने बात की है, कि जो कस्टमर है जो ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स है वो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। उनमें उनकी कंसंट्रेशन में अगर ज़रा सा भी कोई भी कुछ भी जो है डिफरेंस आता है तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, क्योंकि FMCG प्रोडक्ट्स में वो प्रिजर्वेटिव के रूप में मिलाए जाते हैं। इसलिए जो है वो जो भी कस्टमर है, जो भी क्लाइंट है फाइन ऑर्गेनिक्स के, जो FMCG कंपनीज हैं वो उसी पे रिलाई करेंगी। किसी भी नए कस्टमर, किसी भी नई कंपनी से, किसी भी नए कस्टमर से, या किसी कह लीजिए किसी भी नई फर्म से वो जो है ओलियोकेमिकल परचेज, ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स नहीं ले सकते। क्योंकि यहाँ पर जो है सख्त पैरामीटर होते हैं, काफ़ी सख्त पैरामीटर होते हैं, उन पर उनसे होकर गुजरना पड़ता है। उसके बाद ही जो है इस प्रोडक्ट को अप्रूवल मिल पाती है। तो एंट्री बैरियर्स काफ़ी होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पढ़ सकते हो कि जो ओलियोकेमिकल डिराइव्ड एडिटिव्स की जो डिमांड है वो क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, इसमें आप पढ़ सकते हो ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। मेनली जो है फूड एडिटिव्स में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकम फाइन ऑर्गेनिक्स को फूड एडिटिव से ही होती है। तो मेनली फूड एडिटिव्स में यूज़ किए जाते हैं। दूसरा जो है कोटिंग में, तो ये पढ़ सकते हो आप, ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी दिखाए हैं, आप देख सकते हो। और जिन एंट्री बैरियर्स की मैं बात कर रहा था, वहाँ ये एंट्री बैरियर्स हैं, जो 4 एंट्री बैरियर्स है, लिमिटेड प्लेयर हैं यहाँ पर। जो फाइन ऑर्गेनिक्स है वो सबसे बड़ा प्लेयर है, मार्केट लीडर है इंडिया में, और 6th नंबर पे आता है अगर ग्लोबली बात की जाए। तो यहाँ पर जो है इको फ्रेंडली होते हैं ये काफ़ी ग्रीन एडिटिव्स, और ये काफ़ी सख्त पैरामीटर्स होते हैं। और जो इनके जो क्लाइंट हैं उनको जो है सिर्फ इन्हीं से लेना होता है। किसी भी नई कंपनी पे वो बिलीव नहीं कर सकते इन केमिकल्स को लेकर। काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है इनकी, जिससे जो है स्विचिंग कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इनको ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है इनको बनाने में। क्योंकि ये जो है जो मैंने बात की डेरिवेटिव्स में आते हैं, तो डेरिवेटिव्स का अगर सेगमेंट हो जाता है तो एंट्री बैरियर्स अपने आप ही आ जाते हैं। कोई भी नया प्लेयर यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकता। हाईली रेगुलेटेड होते हैं, पढ़ लेना आप इन सभी पॉइंट्स को। देखिए दोस्तों, दोनों कंपनीज का कोई कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन अगर आपको मैं कंपेयर करके दिखाऊं एक बार, तो ज़मीन और आसमान का दोनों में अंतर है। जो फाइन ऑर्गेनिक्स है उसमें कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल भरी हुई है, आप देख सकते हो 45 डिग्री पे चार्ट है फाइन ऑर्गेनिक्स का। लगभग जुलाई 2018 में लिस्टिंग हुई थी इस कंपनी की। लेकिन अगर हम देखें फेयर कैम ऑर्गेनिक्स को, तो फेयर कैम ऑर्गेनिक्स की लिस्टिंग जो है दिसंबर 2020 के आसपास हुई थी, और कंसिस्टेंसी दूर दूर भी नहीं है इस कंपनी के। तो काफ़ी इनकन्सिस्टेंट चार्ट दिखाई देता है, और रिटर्न्स भी काफ़ी कम ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी काफ़ी कम है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको जो है ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स में ओलियोकेमिकल के
सेगमेंट में अगर आपको एलोकेशन देना है तो सबसे पहले प्रेफरेंस फाइन ऑर्गेनिक्स रहेगी, जिसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी दमदार है। हमने बार बार डिस्कस किया है इस पर। लेकिन अगर आपको लगता है कि ओलियो केमिकल की डिमांड बढ़ने वाली है, ओलियो केमिकल पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस कर सकते हैं, काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है ओलियो केमिकल्स का, तो आप फेयरकॉम ऑर्गेनिक्स को भी ले सकते हो। लेकिन माइक्रो कैप कंपनी है, कम वेटेज के साथ आप जा सकते हो। माइक्रो कैप कंपनी है, कंसिस्टेंट भी नहीं है, तो कम एलोकेशन। फाइन ऑर्गेनिक्स में मोटा इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है, लेकिन फेयरकॉम ऑर्गेनिक्स में आप थोड़ा कम एलोकेट करके चल सकते हो। तो अगर फेयरकॉम ऑर्गेनिक्स के प्रॉफिट्स देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कभी प्रॉफिट बढ़ते हैं, फिर प्रॉफिट गिरते चले जाते हैं, फिर एकदम से प्रॉफिट आसमान छूने लगते हैं, फिर प्रॉफिट एकदम से ज़मीन पे आ जाते हैं, फिर प्रॉफिट बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है, फिर दोबारा से फिर प्रॉफिट में आ जाती है कंपनी। तो इस तरह का उतार चढ़ाव आपको क्वार्टरली बेसिस पे दिखाई देगा। लेकिन अगर हम सेल्स देखें तो सेल्स में भी लगभग डगमगाया हुआ है सब कुछ। सेल्स भी आप देख सकते हो, तो सेल्स में भी ज़्यादा कंसिस्टेंसी आपको दिखाई नहीं देगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर बात करें। लेकिन अगर बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पे तो प्रॉफिट थोड़ा सा कंसिस्टेंट दिखाई देते हैं। हाँ, थोड़ा सा इस साल जो है प्रॉफिट्स कम हुए हैं मार्च 2023 में। तो अगर नेट सेल देखें तो उसमें भी आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखाई देगी, सेल्स में भी। तो देखिए दोस्तों, अगर रिजल्ट की बात करें फेयरकॉम ऑर्गेनिक्स के, तो जो ओपीएम है वो देख सकते हो आप, यहाँ पर गिरते चले गए थे, बिल्कुल बिल्कुल गिरते 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 4% तक पहुँच गए थे। लेकिन जो है इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई दी है। ओपीएम में 13% हो चुके हैं, 4% से जंप लेकर। और वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो 11% से बढ़कर 13% हो चुके हैं। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे भी जंप है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी जंप है, जिससे जो है इसके प्राइस में भी अब जंप दिखाई दे रहा है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म में जो शेयर प्राइस है वो कंपनी की अर्निंग्स को ही फॉलो करता है। तो जिस हिसाब से अर्निंग अगर गिरेगी तो जो शेयर प्राइस वो गिरता चला जाएगा, अर्निंग अगर बढ़ेंगी तो शेयर प्राइस बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा दोनों में, फेयरकॉम ऑर्गेनिक्स में। यहाँ दोनों तीनों जहाँ भी सेल्स ग्रोथ देखो, प्रॉफिट ग्रोथ देखो, स्टॉक प्राइस सीएजीआर, कहीं भी कुछ दिखा, क्योंकि कंपनी रिसेंट लिस्टेड है, दिसंबर 2020 की लिस्टिंग है। 2021 ही समझ के चल सकते हो, 2021 पूरा 22 और 2-2.5 साल कंपनी को लगभग हुए हैं, 3 साल भी लगभग कंप्लीट नहीं हुए, तो इतना ही होगा यहाँ पर, फिर ज़्यादा कैसे मिलेगा। अगर रिजर्व्स देखो तो रिजर्व्स जो है 246 करोड़ के दिखाई दे रहे हैं, और जो बोरोइंग्स है वो सिर्फ 50 करोड़ की है। और वो भी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। 50 करोड़ पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी कही जा सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो है यहाँ पर थोड़ा सा एफआई और डीआई ने प्रॉफिट बुकिंग की है, थोड़ा सा माल बेचा है इन्होंने। अगर आप देखो यहाँ पर तो 6.24 से 6.23 जो है एफआई ने थोड़ा सा माल बेचा है, डीआई ने थोड़ा सा माल बेचा है, और वो माल पब्लिक ने उठा लिया है। लेकिन जो है प्रमोटर तो बने हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे आप पीछे, यहाँ पर आप देखोगे ये 74% से प्रमोटर एकदम से 58% पे आ चुके हैं। और माल किसने उठाया है? माल जो है कुछ तो डीआई ने उठाया है, कुछ एफआई ने उठाया है, और कुछ जो है पब्लिक ने उठाया है थोड़ा बहुत। और ज़्यादा माल तो लगभग एफआई डीआई ने उठाया, क्योंकि एफआई के पास तो 0.32 था बस। 0.32 से जो बढ़कर है वो हो चुका है 6.22 एफआई का। और अगर डीआई की बात करें तो 1.56 से 5.32 जो है डीआई का हुआ है। तो ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि माल अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। तो ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न फेयरकॉम ऑर्गेनिक का। देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो फेयरकॉम ऑर्गेनिक अभी अपने ऑल टाइम हाई से 44% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। लेकिन अगर ये डिस्काउंट हम बात करें लगभग 900 के मेन जो मेजर स्पॉट था इसका 900 तक गया था ये, तो वहाँ पर अगर डिस्काउंट था तो वहाँ पर 900 का हम अगर देखें तो 900 में 62% 63% के आसपास का जो है डिस्काउंट अवेलेबल था। तो जिसने भी वहाँ बॉटम फिशिंग की होगी तो उसको तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिल रहे होंगे, जिसे कंपनी पर कन्विक्शन होगा। लेकिन अभी भी कह सकते हो आप 44% के आसपास का डिस्काउंट इसमें इजीली अवेलेबल है। अगर हमें 1350 पे करंटली ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग 1350 के आसपास की है, तो 44% का डिस्काउंट अभी भी अच्छा खासा डिस्काउंट अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, अगर आप स्मॉल कैप माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको आपके माइंड में एक बात बिल्कुल सेट होनी चाहिए कि 50% कंपनी
कभी भी गिर सकती है। ये कंपनी काफ़ी छोटी होती हैं, काफ़ी कम माइक्रो कैप स्मॉल कैप होती हैं, तो इनको जो है भगाना और गिराना बिल्कुल ही आसान होता है, क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेयर जैसे ही एंट्री लेगा, ऑपरेटर भी प्ले कर जाते हैं इसमें, कई बार जो है रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो इनको देखो हिलाना बहुत ही आसान है। अब जैसे HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस तरह के हाथी को हिलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनको भगाना और गिराना काफ़ी आसान हो जाता। तो ज़रा सी भी इधर से उधर कुछ न्यूज़ आई नहीं या कुछ भी ऐसा वैसा कोई रिजल्ट में ज़रा सा भी इधर से उधर हुआ तो 50% तो ये आराम से गिर ही जाती हैं। तो अगर आपको इस तरह, अगर आप इनकी वॉलेटिलिटी को झेल सकते हो तभी आप इनमें इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो अगर देखो अगर आप इस तरह की वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते, जैसे 62% के आसपास गिर गया था, तो आपको मोटा इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इनमें। हाँ, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो तो ताकि अगर वो आपका डूब भी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर बन जाए तो बल्ले बल्ले और डूब जाए तो थल्ले थल्ले, तो ऐसी कोई इसमें मतलब समस्या वाली बात नहीं है अगर आप छोटा इन्वेस्टमेंट करके चलते हो तो। लेकिन अगर आप मोटा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको किसी भी हालत में अपने बाइंग लेवल से नीचे नहीं जाने देना चाहिए। आपको बिल्कुल जो है अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। लेकिन अगर छोटा इन्वेस्टमेंट है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए ये होती हैं ये कंपनीज, छोटे इन्वेस्टमेंट के लिए। मोटे इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास जो है ब्लू चिप कंपनीज होती हैं। ये कुछ मैंने स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट के लेवल है वो ड्रा कर रखे हैं। अगर आपको 1140 के आसपास मिल जाता है तो आप ले सकते हो, और 900 के आसपास तो अब नहीं आएगा क्योंकि रिजल्ट अच्छा है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो अपना 1400 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके ही नीचे गिरा है। आज ये 1400 के लेवल तक गया था, तो वहाँ ये इसका रेजिस्टेंस लेवल ही था एक प्रकार से कह लो। और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस वो दिखाई दे रहा है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 1573 1571 के आसपास का। पता नहीं वहाँ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, क्योंकि धीरे धीरे रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आएगी, उसी हिसाब से जो है शेयर प्राइस ऊपर जाता जाएगा। अब देखते हैं कहाँ तक शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि 2 दिन तो 7-8% के आसपास भागा था और आज सिर्फ 2% के आसपास भागा है। तो मुझे ज़्यादा लगता नहीं कि अब ज़्यादा ये यहाँ से रनअप देगा। तो बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। चलो देख लेते हैं फाइन ऑर्गेनिक के टेक्निकल से एक बार। और हाँ, एक बात कहना चाहूँगा फेयर कैम ऑर्गेनिक्स के इन्वेस्टर को कि जो इन्वेस्टेड है या ऊपर के लेवल, देखिए मैं भी इसमें इन्वेस्टेड था ऊपर के लेवल में, 1997 के आसपास मैंने लिया था। लेकिन मैंने जो है स्टार्टिंग में फाइन ऑर्गेनिक नहीं ले पाया था, इस वजह से मैंने ये लिया था। तो उसके बाद मैंने फाइन ऑर्गेनिक ले लिया था, तो जब फिर मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी तो उसके बाद ही ये काफ़ी टूट के नीचे गिरा है, तो मैं तो बच गया था। लेकिन अगर आप भी इसमें ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टेड हो तो घबराएं नहीं, होल्ड करें, क्योंकि जो सेगमेंट है वो ओलियो केमिकल का सेगमेंट है। फ्यूचर डिमांड काफ़ी अच्छी है, काफ़ी दमदार बिजनेस है। होल्ड करें, घबराएं नहीं बिल्कुल भी। जिन्होंने ले रखा है वो बने रहें, और जिन्होंने नहीं लिया है वो अभी भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो अभी भी ले सकते हैं। देखिए पुराने लेवल तो अब नहीं मिलेंगे, जो 900 रुपये का लेवल था, हाँ 1150 के आसपास शायद मिल सकता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्योंकि देखो मिस तो मुझसे भी हो गया, क्योंकि मैं भी शायद इसको लेना चाहता था, लेकिन रिजल्ट के बाद ऐसा भागा कि पकड़ ही नहीं पाया। फिर भागती हुई ट्रेन को पकड़ना कोई सेंसिबल होता भी नहीं है। तो दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक के टेक्निकल्स देखें तो फाइन ऑर्गेनिक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 38% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो अभी भी देखो चार्ट का अगर पैटर्न देखें तो वैसे देखने में तो काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है, लेकिन बुलिश से होता कुछ नहीं है। ये टेक्निकल्स रखे के रखे रह जाते हैं, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट जो है वो इतना इंप्रेसिव नहीं था। जो कंपनी का रिजल्ट है वो अभी इतना अच्छा नहीं था, तो इस वजह से जो है स्टॉक भाग नहीं रहा। हाँ, चार्ट का पैटर्न काफ़ी बुलिश लग रहा है, ऊपर जाने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन रिजल्ट वाले दिन 4800 पे गया था, लेकिन उसके बाद से जो है 4500 पे ही अटका हुआ है, और 4500 पे अटका भी रहेगा। कोई गुड न्यूज़ आ जाएगी तो थोड़ा बहुत हो सकता है थोड़ा बहुत भाग जाए, लेकिन वो तेज़ी सस्टेन नहीं कर पाएगी। मेनली जो शेयर प्राइस है वो कंपनी के अर्निंग के हिसाब से ही ऊपर जाएगा। अर्निंग जब तक Q1Q बेसिस पे अच्छी नहीं आएंगी फेयर कैम ऑर्गेनिक्स की तरह, तब तक ऊपर नहीं जा सकता। जैसे फेयर कैम ऑर्गेनिक्स एकदम से भागा है, उसी प्रकार ये जैसे ही अर्निंग्स अच्छी आएंगी एकदम से भागेगा, फिर हाथ नहीं आएगा। तो इसमें भी जो बने हुए हैं ऊपर के लेवल पे इंक्लूडिंग मी, वो बने रहें।
बिल्कुल भी जो है घबराएं नहीं, और जिनको लेना है तो ये अभी एक्यूमुलेशन ही चल रहा है, यहाँ ले सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर जाने के चांस जो है वो काफ़ी अनलिमिटेड है, और नीचे जाने के चांस जो है वो लिमिटेड है। नीचे नहीं जा सकता, नीचे जाएगा तो भी जो ये स्पोर्ट के लेवल हैं ये मैंने मार्क कर रखे हैं, इन पे आप ले सकते हो। अगर जाएगा तो मैक्स टू मैक्स ये 4350 तक ही जा सकता अगर गया तो, बाकी इससे नीचे जाने की उम्मीदें मुझे तो नहीं है। तो बाकी ये लेवल्स मैंने मार्क कर ही रखे हैं, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो रिजल्ट जब तक अच्छे नहीं आएंगे तब तक तो ये यहीं कंसोलिडेट करता रहेगा। तो अगर आपने स्टॉक को बाई किया है तो आप हाई हाई करते रहोगे, लेकिन अगर आपने बिजनेस को बाई किया है तो आप शांति के साथ बैठे रहोगे, होल्ड किए रहोगे। क्योंकि हमें क्या है, हमें स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमें बिजनेस को बाई करना होता है, ना कि स्टॉक को बाई करना होता है। मैं जितने भी स्टॉक आपके सामने लेकर आता हूँ एज ए बिजनेस लेके आता हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम कंज्यूमर ही नहीं हैं, हम मालिक हैं कंपनी के। कैंपस के बारे में भी मैंने बात की थी। तो ये जो दो कंपनी है ये B2B कंपनी है, इनके प्रोडक्ट हमें दिखाई नहीं देते, ना फेयर कैम ऑर्गेनिक के ना फाइन ऑर्गेनिक के। तो ये B2B कंपनी है, इनमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम ही किया जाए तो ठीक रहता है। लेकिन अगर B2C जैसे कैंपस है, कैंपस तो चलो रिसेंट लिस्टेड है, लेकिन एशियन पेंट, पीडीलाइट, टाइटन, जिनके प्रोडक्ट हम घर पे यूज़ करते हैं, देखते हैं, तो उनमें इन्वेस्टमेंट मोटा भी किया जा सकता है। तो B2C कंपनीज होती हैं, तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो चलो ठीक है दोस्तों। एंड एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो फाइन ऑर्गेनिक्स है उसमें आप मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। काफ़ी इंप्रेसिव चार्ट है, काफ़ी दमदार बिजनेस है। ये कह लो कि काफ़ी एंट्री बैरियर्स है, यहाँ कोई घुस नहीं सकता इजीली। कंपनी का मोट है। लेकिन जो फेयर कैम ऑर्गेनिक है वो थोड़ा सा देखो, कोई भी थोड़ा एंट्री ले सकता है वहाँ पे, क्योंकि वो डेरिवेटिव में काम नहीं करती है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो है माइक्रो कैप कंपनी है। देखो थी तो स्मॉल कैप के आसपास, लेकिन पीट कर माइक्रो कैप बना दिया। 5000 के आसपास, 4500 के आसपास चला गया था मार्केट कैप उसका, लेकिन पीट के जो है उसको माइक्रो कैप बना दिया गया है। तो इस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। तो उसमें छोटा इन्वेस्टमेंट और फाइन ऑर्गेनिक में मोटा इन्वेस्टमेंट, हाँ दोनों को रख सकते हो, रख दोनों को सकते हो पोर्टफोलियो में, क्योंकि दोनों के बिजनेस जो है वो थोड़ा सा अलग अलग हैं, सेम बिजनेस नहीं है दोनों का। तो दोनों को रख सकते हो अगर आप एलोकेशन बढ़ाना चाहते हो ओलियो केमिकल में। लेकिन अगर एक को रखना है तो आप फाइन ऑर्गेनिक को प्रेफर कीजिए, अच्छा बिजनेस है। मेरी तो अगर बात की जाए, मेरी तो टॉप मोस्ट होल्डिंग है फाइन ऑर्गेनिक से। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे स्टॉक में एलोकेशन बढ़ाऊंगा तो उस हिसाब से धीरे धीरे एलोकेशन मेरी कम हो जाएगी। काफ़ी मोटी एलोकेशन दे रखी है मैंने 16% के आसपास से। तो दूसरे स्टॉक में जैसे ही बढ़ाऊंगा तो इसमें अपने आप वो एलोकेशन कम होती चली जाएगी, तो वो कोई समस्या नहीं है। तो आप जिस हिसाब से आपको कन्विक्शन बैठे, जिस हिसाब से उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। कोई रिकमेंडेशन या किसी भी प्रकार का कोई कॉल या टिप नहीं है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। आप किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर की। वो कहते हैं दोस्तों कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, ठीक है। तो आपको सारे यूट्यूबर्स की सुननी है, हर यूट्यूबर की बात सुनिए, क्या पता किसके मुंह से क्या बात निकल जाए। तो लेकिन आपको करना सब कुछ अपने हिसाब से है, अपनी रिसर्च के हिसाब से करना है, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से बनता है दोस्तों। आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, किसी भी कंपनी के बारे में बिजनेस को अच्छे से रीड करें और बिजनेस को बाय करने की कोशिश करें, ना कि स्टॉक को। ओके, थैंक यू दोस्तों।